हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पर और आई होप आपने पिछला पार्ट देख लिया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है रिफ्रैक्शन का। आई कैन क्लेम कि इससे बेटर एक्सप्लेनेशन आपको और कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि आधे घंटे तक 10th क्लास का रिफ्रैक्शन आई डोंट थिंक कि कहीं पर आपको मिल सकता है ना। चलिए, तो अब हम और अभी बात कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो नोट्स आपके पास होगा आई होप। तो शुरू करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, रिफ्रैक्शन का पहला लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट लिखाता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा, है ना। लिखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ, इतनी बार ऑफ आ गया, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ मीडियम, इज कांस्टेंट फॉर अ मीडियम। ये क्या है, अच्छा लगा सुन के। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कांस्टेंट फॉर अ मीडियम। ओके, लिख लेंगे, नंबर मिल जाएगा। लेकिन मतलब क्या होता है इसका भाई, मतलब तो सुन लो। देखो, ये जो मैंने लॉ लिखा है ना, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, नोट कर लेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ या इट इज स्नेल्स लॉ। कई बार जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि स्नेल्स लॉ क्या है, तो दिस इज स्नेल्स लॉ, राइट। इसका मतलब समझो। सपोज ये एक इंटरफेस है, यहाँ पर एयर है और यहाँ वाटर है, राइट, एयर एंड वाटर। हुआ क्या, इस पर मैंने अलग अलग नॉर्मल्स बना लिए, ठीक है, जहाँ पर लाइट आ सकता है इंटरफेस, है ना। इस पे सबसे पहला लाइट यूँ आया तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आपको पता है कि जब रेयरर से डेंसर में आता है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, तो ये यूं चला गया। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में आता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है। चलो, तो आपने क्या किया, यहाँ पर लिखा साइन, है ना। क्या लिखा आपने, साइन। साइन थीटा जानते हो ना, P/H होता है। तो साइन यहाँ पर लिखा आपने आई, इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या लिखते हैं इसको, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन, ये क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मान लो कि इंसिडेंस यहाँ पे है 60 डिग्री, रिफ्रैक्शन है 45 डिग्रीज, तो आपको यहाँ पे 60, यहाँ 45 रखना है। आपने ये वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है, इस जगह के लिए। चाहो तो आप इसको I1 R1 कर लो, थोड़ा अप्रोप्रिएट रहेगा, तो इसको I1 R1 कर लेते हैं। अब ये सरफेस है, अब लाइट यहाँ पर आपने दूसरे किसी एंगल से भेजा, ये एंगल है I2, दैट इज सेकेंड इंसिडेंस। और आपको यहाँ पर रिफ्रैक्शन के लिए, ये थोड़ा ज़्यादा करीब हो गया, एक मिनट रुको, थोड़ा मैं इसको बदल देता हूँ। दिस इज नॉर्मल, है ना, तो लाइट को थोड़ा ऐसे भेजते हैं। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 और रिफ्रैक्शन इसके लिए ऐसा होगा, दिस इज रिफ्रैक्शन 2, राइट। तो हमने यहाँ भी क्या किया, फिर से लिखा साइन किसका, I1 का, और सॉरी I2 है ना, I2 का, और साइन किसका, R2 का। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों में किया। फिर यहाँ पहुँचते हैं, ये दिया इंसिडेंस I3, कोई नया इंसिडेंस एंगल, बदले में कोई और R मिलेगा अपने को, कोई नया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ के लिए भी मैंने क्या किया, साइन I3 की वैल्यू रखी, आई मीन इंसिडेंस का एंगल यहाँ पर रखा साइन के आगे, और यहाँ रखा मैंने R3। इन तीनों जगहों पर जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो वो एक कांस्टेंट आया। क्यों कांस्टेंट आया, क्योंकि ये मीडियम एक है, ये एयर है और ये वाटर है। तो साइन I बाई साइन R जो होगा ना, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपको
ये वैल्यू साइन आई बाई साइन आर एक कांस्टेंट आएगा, यही कहता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसी भी इंसिडेंस के लिए देख लो आपको सेम ही मिलेगा, और इस लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर लेते हैं हम लोग, कैसे। तो हमने लिखा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए हमेशा क्या देगा, एक कांस्टेंट देगा, है ना। एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, जो कांस्टेंट होता है इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक नया टर्म है, अभी इसको आप डाइजेस्ट करें, धीरे धीरे समझाऊंगा। इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कांस्टेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ तक सबको पता है, लेकिन भाई किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उस पर भी मैं आऊँगा अभी जस्ट अगले स्टेप में, लेकिन पहले समझो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सुधा ये क्या बोल गया मैं, अगले स्टेप पे आऊँगा फिर नहीं, सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, है ना। दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका वो नोट कर लो, ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम जिसमें लाइट एंटर कर रही है, जिसमें लाइट एंटर कर रही है, या फिर जिस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस में है, अभी वाटर में है ना। तो ये जो साइन आई बाई साइन आर है, ये है कांस्टेंट, मानता हूं मैं, लेकिन ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी मान लिया। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसमें लाइट जा रही है, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिसमें यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपका पहला लॉ था रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ नोट करेंगे, और वो कहता है कि इंसिडेंट रे, वही अपना पुराना वाला, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in a same plane, all lies in a same plane। ये तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। मतलब ये हुआ कि जिस प्लेन में इंसिडेंस है उसी प्लेन में रिफ्रैक्शन होगा, उसी प्लेन में नॉर्मल होगा। आई थिंक मैंने आपको प्लेन पढ़ा दिया था, जैसे कि ये मान लो इंसिडेंस है और ये रिफ्लेक्टेड है, तो वहाँ से देखने पे आपको एक ही लाइन दिखनी चाहिए, यानी कि इधर चला गया उधर चला गया, है ना। सेम प्लेन मतलब ये होता है, सेम प्लेन। ठीक है, तो ये दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के, इसको आप नोट कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो रिफ्रैक्शन के बहुत फिनोमेना भी होते हैं जो कि बताते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। कभी भी आप लोग स्विमिंग पूल में अगर गए होगे तो जब आप स्विमिंग पूल में एंटर कर रहे होते हो तो लगता है अरे ये तो इतना कम गहरा है, बस इतना ही है ना। लेकिन जैसे ही उसके अंदर जाते हैं तो लगता है अरे तो पूरा डूब गए। मतलब बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल अपीयर्स लेस डीप जितना कि वो होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है समझो, ये रिफ्रैक्शन के कॉजेज़ हैं। एक ग्लास में पेंसिल डाल दो, पेंसिल टेढ़ा दिखता है ना। चैप्टर इसके बाद जो आप पढ़ोगे ह्यूमन आई, वहाँ आप पढ़ोगे कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सन हमें जब हम देखते हैं कि भाई सनराइज सनसेट हो रहा है, वो हमें अलग टाइम पे दिखता है। सनराइज़ अपने को 2 मिनट पहले दिख जाता है, सनसेट 2 मिनट बाद तक दिखता है। ये भी रिफ्रैक्शन का काम है। तो बहुत सारे फिनोमेना है रिफ्रैक्शन के, जिसमें से कि एक मैं आप समझाता हूँ आपको, वो है कि किसी भी स्विमिंग पूल का बॉटम जो है वो एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर दिखता है। कैसे देखो, जैसे कि एक स्विमिंग पूल हमने इमेजिन किया, ये स्विमिंग पूल है, ठीक है।
और इस स्विमिंग पूल का ये बॉटम है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर वाटर है पूरा का पूरा, स्विमिंग पूल में पानी ही तो होगा। ओके जी, अब देखो होता क्या है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकला कि भाई एक बच्चा सामने उसको देखने के लिए, तो यहाँ जैसे ही देखो ये हो गया नॉर्मल, डेंसर से रेयरर में गया, अपना असली रास्ता उसका ये था, उस असली रास्ते को भूल के वो नॉर्मल से दूर बेंड हो गया। अब यहाँ जो आप अपनी आंखें लेकर बैठे हो, ये आंखें हैं ना, ये आप जो ये आंख लेके बैठे हो, तो ये आप कभी भी बेंड करके नहीं देख सकते, यू ऑलवेज सी स्ट्रेट। तो आपको ये चीज़ यहाँ दिखाई देगी, मतलब ये जो बॉटम है उसका फोटो आपको यहाँ दिखाई देगा, तो ये डेप्थ आपको दिखता है, इसको बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अपरेंट डेप्थ, जो अपीयर हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? रियल डेप्थ होता है, रियल डेप्थ, जो असली में इसकी गहराई है, ठीक है ना। तो आप पढ़ेंगे आगे, वैसे मैं अभी बता देता हूँ फिलहाल कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अभी ये वाटर है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। एक और फॉर्मूला बता दिया, एक तो साइन आई बाई साइन आर पढ़ाए थे, एक और नोट कर लो, ठीक है, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ये आपके बोर्ड में नहीं आएगा, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने बता दिया है, लिख लेंगे। और ये फिनोमेना है किसका? रिफ्रैक्शन का, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू। देखिए, तो अब हम लोग चलते हैं रिफ्रैक्शन के नेक्स्ट पार्ट पर और सीखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, है ना, ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 बार बोल चुका हूँ, अभी तक उसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है आपको, है ना। अभी बस सुन लीजिए ना, लिख लीजिए, जब आप लेक्चर एंड करेंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पेशेंस रखो। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, देखो ये एक ग्लास स्लैब है, दिस इज द ग्लास स्लैब, ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स ऊपर हम एयर को एज्यूम करेंगे और यहाँ पर आपका ग्लास हो गया, तो ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है एयर के मुकाबले। ओके, देखो तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक नॉर्मल बनाया, जो कि नॉर्मल समझते हैं ना, क्योंकि रेज यहाँ पर आएंगे तो भाई वो तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक रे यहाँ से हंसता खेलता आया, एक रे हंसता खेलता आया, इस रे का नाम क्या कर देते हैं? ए बी रख देते हैं भैया, कि ए बी एक रे था जो कि यहाँ पर आया। अब ए बी को जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि वो तो ऐसे आया तो ऐसे ही जाएगा। कहने का ये मतलब है कि ए बी अपने पाथ को तो चेंज नहीं करना चाहिए ना, तो ए बी को यहाँ जाना चाहिए था। तो ये इसका एक्चुअल पाथ हमने बना के पहले रख दिया कि भाई बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन सच्चाई आपको पता है कि ए बी जैसे ही आएगा, डेंसर में आएगा, तो वो नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा, और ए बी जो है वो ऐसा बेंड कर गया और ये बी सी बन गया, ए बी बी सी। इसको यहाँ जाना था, तो वो क्या हुआ, जैसे ही रेयरर से डेंसर में आया थोड़ा बेंड हो गया। अब जब ये इस सरफेस पे स्ट्राइक किया, तो यहाँ का नॉर्मल ये सरफेस है, दिस इज द सेकेंड नॉर्मल, क्योंकि जिस पॉइंट पर रेज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। और वहाँ से हमारा नॉर्मल डिसाइड होता है, ठीक है जी। तो ये तो इसका असली रास्ता है जहाँ पर इसको आना चाहिए था, ये तो रख बना हुआ है। अभी बात करते हैं इसकी। अब देखो, जब लाइट अब डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो वो नॉर्मल से दूर भागेगा, ये नियम आप जानते हैं। तो ये लाइट ऐसे भाग गया, ओके, एक मिनट, ये लाइट यहाँ से ऐसे निकल गया और ये इसका असली रास्ता था। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो दोनों रेज बनती हैं, इस रे का नाम करते हैं सी डी नाम करते हैं इसका, ठीक है। तो ए बी बी सी सी डी, ये जो एंगल है, अब इन एंगल के नाम रख लो जी।
तो इस एंगल का नाम कर दिया हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये एंगल पे इंसिडेंट हुआ था। इसका नाम कर दिया हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये रे इमर्ज हुआ, इस ग्लास से इमर्ज हुआ, उत्पन्न हुआ, इमर्ज हुआ, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इस सी डी को क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। तो पहले इस सब का नाम लिख लेते हैं आराम से। देखो सबसे पहला नाम क्या लिखेंगे बताओ? ए बी को क्या लिखेंगे? ए बी है इंसिडेंट रे, ए बी क्या है? इंसिडेंट रे है। बी सी क्या है बता दो? बी सी है रिफ्रैक्टेड रे, बी सी है रिफ्रैक्टेड रे। और ये सी डी क्या है? सी डी है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ये एंगल आई क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इमरजेंस, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल आर क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये एंगल ई क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, ओके। अब देखो ये जो हमारा ओरिजिनल रे था और ये जो इमर्जेंट रे है, इन दोनों को देखो तो ये पैरेलल हैं। इन दोनों पैरेलल्स के बीच में हमेशा ऑफ कोर्स एक डिस्टेंस होगा जो कांस्टेंट रहेगा, तभी तो उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो ये जो दूरी होती है किसमें? हमारा ओरिजिनल इंसिडेंट रे में और ये इमर्जेंट रे में, इसको बोलते हैं, मान लो इसका नाम पी क्यू कर दिया हमने, पी क्यू। तो इस पी क्यू को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं पी क्यू को? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इतने टर्म्स होते हैं जब लाइट ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्ट होता है। और चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो आप ये बात और समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर ही होगा। तो ये डायग्राम है एंड दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, अगले पार्ट में हम लोग और नई चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच।